अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करके होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फंडामेंटल्स के बाद जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पावर को यूटिलाइज करना चाहते हैं, दिस इज द टॉपिक दैट यू हैव टू मास्टर। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी एब्सोल्यूट बिगिनर्स वीडियोस में आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ही मान के भी चैनल का अपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ था कि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो सी का जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो सब हमने वहाँ पर कवर किया है इन डिटेल। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर सी एनी टाइम, सी मेमोरी मैनेजमेंट। और बिलीव मी, बस आपका ध्यान यहाँ पर चाहिए, अटेंशन यहाँ पर चाहिए, बाकी ये टॉपिक बहुत ईजी बना दूंगा मैं, डोंट वरी। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैनेज हाउ मेमोरी इज यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हम लोगों ने पॉइंटर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है और वो यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करेगा। ठीक है, व्हाट वी विल कवर, हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आज के पूरे इस वीडियो में। और लेट मी टेल यू कि मेमोरी मैनेजमेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। आज का ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सेकंड पार्ट होगा मेमोरी मैनेजमेंट में। ठीक है, तो मेमोरी इन सी एंड साइज ऑफ ऑपरेटर ये समझेंगे हम लोग। व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट ये समझेंगे। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी में क्या फर्क होता है वो समझेंगे। स्टैक मेमोरी क्या होता है और हीप मेमोरी क्या होता है वो समझेंगे। मेमोरी एलोकेशन फंक्शन देखेंगे, कुछ मैलॉक और सीलॉक जैसे, नॉट सीलॉक इट्स अ कॉलॉक। और इसी तरीके से प्रॉपर यूज ऑफ साइज ऑफ विद पॉइंटर, ये कुछ टॉपिक्स देखेंगे। और आज का वीडियो बहुत फाउंडेशन है कल के, यानी कल के इन द सेंस की नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, आप तो एक ही बार में देख रहे होंगे इसको। मेमोरी इन सी, अंडरस्टैंडिंग हाउ मेमोरी वर्क्स in C is important for efficient programming. When you create a basic variable, C automatically reserve space for that variable. ये एकदम फंडामेंटल टॉपिक है जो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो मेमोरी में कुछ जगह C खुद से ऑक्यूपाइड कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में इंट माई इंट, तो माई इंट 4 बाइट ले लेता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग डेटा टाइप वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं कि ये 4 बाइट्स का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ सिस्टम में 2 बाइट का भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर और मोस्टली डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्चर। फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है और कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। और साइज ऑफ ऑपरेटर कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ साइज ऑफ फंक्शन होता है उसको इस्तेमाल करना होता है और उसके अंदर वेरिएबल को पास करते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर ZU लगाना जरूरी है, यहाँ पर D मत लगा देना। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर D लगाते हैं उससे इंटीजर नंबर प्रिंट होता है, लेकिन जब आप उस इंटीजर नंबर का साइज देखना चाहते हैं बाइट्स में तो आपको ZU लगाना पड़ता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। ठीक हो गया, तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई जब आपको पता ही नहीं होगा कि मेमोरी में कितना साइज मेरा वेरिएबल ले रहा है तो आप मैनेज कहाँ से करेंगे? ये चीज को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो चीज कैसे है मेमोरी में। तो सबसे पहला वेरिएबल का जो बाइट्स है या जो साइज है जो वो मेमोरी में ले रहा है उसको पता करने के लिए आपको साइज ऑफ ऑपरेटर चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? इफ यू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट ऑक्यूपाई टू मच और अननेसेसरी मेमोरी, इट कैन रिजल्ट इन स्लो और पुअर परफॉर्मेंस। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है या फिर अननेसेसरी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, जो कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर जब कोड लिखते हैं तो यही होता है कि अननेसेसरी वो मेमोरी में जगह लेता है, तो इससे होगा कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाएगा। तो सी का एक्चुअली यूज यहीं पर होता है कि आप किस तरीके से एफिशिएंट मेमोरी मैनेज कर सकते हैं। व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इन सी यू हैव टू मैनेज मेमोरी योरसेल्फ। अब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। बहुत से जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब जगह आपको मेमोरी मैनेजमेंट खुद से नहीं करना पड़ता है। इस वजह से आप इफेक्टिव मेमोरी के साथ काम नहीं कर पाते, यानी वहां पर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ है यानी वो लैंग्वेज काम करता है आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। आप खुद से मैनिपुलेट करके और उसको एफिशिएंट नहीं बना सकते, लेकिन सी में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ सी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप खुद से मेमोरी को एक्सेस करके और एफिशिएंट बना सकते हैं क्योंकि आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो मेमोरी वर्स्ट केस में भी चले जाता है, यानी आप एकदम बेकार भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग सी में मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत डिटेल से सीखते हैं। इट इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क, और ये टास्क कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखिए कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट नहीं है। एक चीज अगर आपको पता चल जाए तो वो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आपको वो इजी लगने लगता है, और एक चीज जितना भी सिंपल हो अगर आपको नहीं पता वो डिफिकल्ट लगने लगता है। ठीक है, बट ऑल्सो क्वाइट पावरफुल व्हेन यूज्ड करेक्टली। मेमोरी मैनेजमेंट से होगा क्या? परफॉर्मेंस, प्रॉपर्ली मैनेजिंग मेमोरी ऑप्टिमाइज प्रोग्राम परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी फास्ट और एफिशिएंट कंट्रोल, यू हैव अ फुल कंट्रोल ओवर मेमोरी यूजेज। मेमोरी कितना इस्तेमाल होगा पूरा का पूरा कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है। और एफिशिएंसी, यूज ओनली एज मच मेमोरी एज नीड, यानी नेसेसरी, जितना मेमोरी की जरूरत है सिर्फ उतना इस्तेमाल करो, एक्स्ट्रा कुछ भी इस्तेमाल मत करो। ठीक है, पॉइंटर्स एंड मेमोरी। अब ये जो हम लोग मेमोरी पढ़ रहे हैं तो मैंने शुरू में ये क्यों बोला कि पॉइंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ होगा, हमने पॉइंटर्स पढ़ लिया है, तो ये पॉइंटर्स और मेमोरी का क्या रिलेशन क्या है और पॉइंटर्स क्यों इतना जरूरी था? एक्चुअली में जरूरी काम है मेमोरी, एक्चुअली में सी का मेन पावर है मेमोरी को मैनेज करना। तो फिर पॉइंटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन ये है कि पॉइंटर्स के थ्रू ही आप ये मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट करना मकसद है, पॉइंटर एक टूल है, पॉइंटर के अलावा आप मेमोरी तक पहुंच ही नहीं सकते। तो मजबूरी में हमें पॉइंटर टूल सीखना पड़ता है ताकि एक्चुअली हम लोग मेमोरी एफिशिएंट कर ले। तो इससे ये पता चलता है कि आपका पर्पस और आपका मकसद क्या पॉइंटर्स सीखना था या मेमोरी मैनेज करना था। तो आपका पर्पस था मेमोरी मैनेज करना, उसके लिए प्री रिक्विजिट था पॉइंटर को समझना, इसलिए आप पॉइंटर पढ़। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ ना, बहुत से स्टूडेंट पॉइंटर्स के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वो असल पर्पस ही भूल जाते हैं कि भाई पॉइंटर्स एक्चुअली में है
मेमोरी मैनेज करने के लिए वो कुछ मेमोरी मैनेजमेंट में फोकस नहीं करते उतना, पॉइंटर्स के पीछे पागल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पॉइंटर सिर्फ एक टूल है, इस टूल के जरिए हम लोग मेमोरी मैनेज करते हैं। ये टूल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसी टूल से आप मेमोरी मैनेज कर सकते हैं, कोई और टूल सी में नहीं है, समझ में आया। पॉइंटर्स अलाउ यू टू वर्क डायरेक्टली विद मेमोरी एड्रेस, जैसे हम ऑलरेडी मालूम है पॉइंटर्स वाले में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, बट मस्ट बी हैंडल विद केयर टू अवॉइड डैमेजिंग डेटा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप डेटा को डैमेज कर देंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यानी एक गलती पूरा का पूरा ब्लंडर कर देंगे आप, और अगर गलती नहीं हुआ तो बहुत ही स्पीड, यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो काम एक बंदा विदाउट पॉइंटर का करेगा, मान लीजिए वो काम उसको होने में 1 मिनट लग रहा है, वही काम आप शायद 0 सेकंड यानी 0.5 सेकंड में कर देंगे अगर आप मेमोरी इस्तेमाल करेंगे, इतना फास्ट। टाइप्स ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग मेमोरी मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि अच्छा मेमोरी मैनिपुलेट सिर्फ पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं, और पॉइंटर्स हमने पढ़ लिया, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। अब हम लोग मेमोरी के बारे में समझेंगे, इससे पहले कि पॉइंटर्स और मेमोरी को साथ में जोड़ दे, इतना तो समझ में आ गया कि पॉइंटर्स मेमोरी का लिंकेज है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेमोरी का कुछ टाइप होता है, वो टाइप समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि वेरिएबल्स स्टोर किस तरीके से होता है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पढ़ा वेरिएबल्स स्टोर होता है, तो किस तरीके से होता है ये मेमोरी टाइप में पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे किस तरीके से पॉइंटर्स और मेमोरी साथ में काम करता है, जिसके थ्रू हम लोग मेमोरी मैनेज करते हैं। तो मेमोरी का टाइप्स क्या क्या है, ये बेसिकली मेमोरी का टाइप्स अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ा है वहां पर आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक प्लेलिस्ट का लिंक है सी अल्टीमेट सीरीज, वो एक दूसरा चैनल है मेरा, वहां आप जाएंगे, वहां पर उस चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ऑल लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस। वहां पर आप जाएंगे तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा 40 घंटा का मेगा कोर्स अपलोडेड ऑलरेडी, तो आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, तो वहां पर आप मेमोरी से रिलेटेड बहुत डिटेल जान सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है तो। स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी क्या होता है, रिजर्व बिफोर प्रोग्राम रन कंपाइल टाइम, एकदम सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है। स्टैटिक मेमोरी वो मेमोरी है जो कंपाइल होते ही मेमोरी में जगह ले लेता है। मेमोरी से मुराद रैम है, यानी आपके रैम में आपका डेटा स्टोर हो जाता है जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है, एकदम सिंपल। डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी वो मेमोरी होता है कि जब आप कंपाइल्ड कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों अलग अलग चीज है, इतना तो सी में आपको पता होगा कि कंपाइलेशन अलग होता है, उस कंपाइलेशन को चलाना दूसरा चीज होता है। तो स्टैटिक मेमोरी वो मेमोरी है जब आप कंपाइल करते हैं तो रैम में वो जगह ऑक्यूपाइड हो गया, ये है स्टैटिक मेमोरी। और जब आप कंपाइल्ड फाइल को रन करते हैं, EXE फाइल को जब आप रन करते हैं, जिसको एग्जीक्यूट बोला जाता है, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं और उस वक्त जो मेमोरी बनता है रैम में, वो होता है डायनामिक मेमोरी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये आता है कि स्टैटिक मेमोरी एग्जीक्यूट करते वक्त नहीं बनेगा, बिल्कुल सही नहीं बनेगा, वो सिर्फ कंपाइल करते वक्त ही बनेगा। और डायनेमिक मेमोरी कंपाइल करते वक्त नहीं बनेगा, बिल्कुल सही, वो सिर्फ रन होते वक्त बनेगा। अच्छा, तो क्या रन होते हुए बनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अब तक हमने जितना भी प्रैक्टिस किया है सी में, उसमें हमने डायनेमिक मेमोरी का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसका मतलब रन टाइम में कोई मेमोरी क्रिएट हुआ ही नहीं हमारा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। लेकिन स्टैटिक मेमोरी के बगैर क्या काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी तो आपको बनाना ही पड़ेगा, डायनामिक भी इस्तेमाल करेंगे तो स्टैटिक होगा ही होगा। तो इससे एक और रूल समझ में आया कि स्टैटिक मेमोरी कंपलसरी है, डायनामिक मेमोरी ऑप्शनल है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, और इसीलिए इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर्स इस्तेमाल करना ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि सी में कोड लिख नहीं सकते अगर आप पॉइंटर इस्तेमाल ना करें, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि सी को इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है कि आप पॉइंटर को इस्तेमाल कर सके। अदरवाइज दूसरा लैंग्वेज भी तो मौजूद है, अगर आपको मेमोरी को मैनेज करना ही नहीं तो भाई सी में क्यों आए हो? फिर तो पाइथन है, जावा है, बहुत सारे लैंग्वेज है, वहां चले जाइए आप। तो ये पर्पस लोग जानते नहीं है और इस वजह से फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको पता होना चाहिए जब आप सी में आए हैं तो आपका मेजर मकसद ही ये है कि भाई मेमोरी मैनेज करना, ना कि वेरिएबल्स और लूप्स और इफ एल्स सीखना। वो सब तो बाकी में भी है, जो बाकी में नहीं है वो सी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डायनामिक और स्टैटिक आप समझिए। इसके बाद एक होता है स्टैक मेमोरी। ये स्टैक मेमोरी क्या होता है, और यहाँ पर एक और हीप मेमोरी होगा, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया स्टैटिक मेमोरी, हो गया डायनामिक मेमोरी। यानी स्टैटिक और डायनामिक इस तरीके से होगा कि किस तरीके से रैम में आपका वेरिएबल्स या आपका डेटा स्टोर होता है रैम के पर्सपेक्टिव में, ये हम लोग देख लिए। अब जाहिर सी बात है, स्टैटिक मेमोरी जिस जगह रैम पर होता है, मान के चलिए उसका एक ब्लॉक अलग है, उस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं स्टैटिक मेमोरी, सॉरी स्टैक। यानी स्टैक एक जगह है रैम का, मान लीजिए रैम है वो बहुत सारा पार्ट्स में डिवाइड, अपना रैम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका एक पार्ट को कहा जाता है स्टैक मेमोरी। वो इसलिए कहा जाता है कि स्टैक मेमोरी जैसे ही बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर स्टैटिक मेमोरी होता है, और एक है हीप मेमोरी, उसके अंदर डायनेमिक मेमोरी जाता है। इससे क्या होगा कि हम लोग को समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि स्टैक के अंदर कौन सा होता है भाई, हाँ स्टैटिक होता है। डायनेमिक क्या होता है, हीप के अंदर होता है। समझ में आ गया आपको? तो स्टैक मेमोरी में कहा जाता है जो भी स्टैटिक मेमोरी है या जो भी स्टैटिक है, जैसे कि आपने वेरिएबल बनाया या जो भी कंपाइल टाइम में बन रहा है, वो सब स्टैक में जाएगा। फंक्शन हो गया या लूप हो गया, इफ जो भी एक्स वाई जेड, और जो भी डायनेमिक आप बनाएंगे, जो कि अभी तक नहीं बनाए हमने, बनाएंगे फ्यूचर में, वो हीप में जाए, ठीक है। यूज फॉर फंक्शन वेरिएबल। सी हैज अ डिफरेंट मेमोरी टाइप एंड सर्व डिफरेंट पर्पस। सी में अलग अलग मेमोरी टाइप और अलग अलग पर्पस प्रोवाइड करता है। स्टैटिक मेमोरी क्या है, फिक्स साइज है, डिटरमाइन एट कंपाइल टाइम, जैसे मैंने बताया कि इसका साइज फिक्स होता है और ये कंपाइल टाइम में रन होता है। और डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, फिक्स साइज होता है लेकिन एलोकेट होता है रन टाइम में, यानी ये बनता ही रन टाइम में, ठीक है, यानी एग्जीक्यूट करते वक्त। स्टैक क्या होता है, ऑटोमेटिक और फंक्शन वेरिएबल, यानी स्टैक में जो फंक्शंस आप बनाते हैं वो ऑटोमेटिक स्टैक में बन जाता है, यानी फंक्शन कॉल्स वगैरह जो करते हैं, ये रिकर्जन वगैरह जब चलाते हैं ना, तो स्टैक मेमोरी में वो खुद से चला जाता है। ये जो वेरिएबल्स वगैरह भी आप बनाते हैं वो भी नॉर्मली रैम में खुद से चला जाता है, आपको उसको कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता। जबकि डायनामिक में आपको
करना पड़ता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब स्टैटिक मेमोरी को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। स्टैटिक मेमोरी इज अ मेमोरी दैट इज रिजर्व फॉर द वेरिएबल बिफोर प्रोग्राम रन। दिस इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। वही बात जो हमने पहले एक्सप्लेन किया कि जो भी चीज आपका कंपाइल टाइम में बनता है, मेमोरी में जाता है, उसको स्टैटिक मेमोरी कहते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, फंक्शंस खास करके स्टैक में जाता है, वो सब स्टैटिक मेमोरी में। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, स्टैटिक मेमोरी स्टूडेंट 20 लिखा, यानी हमने साइज बता दिया और ये इंटीजर है एज यू कैन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने साइज ऑफ चेक किया तो 80 बाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे 80 बाइट्स क्यों आया, देखिए भाई हमने बता दिया कि स्टूडेंट 20 होगा, यानी 20 इंटीजर हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया, क्योंकि साइज बताया ना स्टूडेंट का 20 और इंटीजर है तो 20 इंटीजर हमने बता दिया। ओके, और एक इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 इंट, यानी 4 इंट नहीं 4 बाइट, तो 4 into 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा। सिंपल। और इस तरीके से हम लोग बाइट्स चेक कर सकते हैं। सी ऑटोमेटिकली रिजर्व स्पेस फॉर 20 एलिमेंट 80 बाइट्स, यानी ये कोड जब आप लिखते हैं ना तो सी खुद से स्टैक मेमोरी में 80 बाइट्स का जगह ले लेता है। बट इफ ओनली 12 स्टूडेंट अटेंड 8 एलिमेंट 32 बाइट्स आर अनयूज्ड। लेकिन आप मान लीजिए फॉर सम रीजन 12 ही स्टूडेंट आप इस्तेमाल किए, 12 तक, तो 8 जो था यानी 32 बाइट जो था वो वेस्ट हो गया मेमोरी में, उसका तो कोई यूज ही नहीं रहा। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्टैटिक में क्या ड्रॉबैक है, किस लिए डायनामिक मेमोरी आया। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक मेमोरी, कैन नॉट चेंज साइज आफ्टर कंपाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार कंपाइल हो गया, अब आप उसका साइज को चेंज नहीं कर सकते। किसका साइज को चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक मेमोरी में जो कुछ आता है उसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार कंपाइल अगर हो गया। मे वेस्ट मेमोरी इफ एक्चुअल यूज इज लेस देन एलोकेटेड। मेमोरी वेस्ट हो सकता है स्टैक मेमोरी में अगर आप जो साइज दिए है उससे कम इस्तेमाल किया जा रहा है तो। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको 100% पता हो कितना साइज होगा। नॉट फ्लेक्सिबल फॉर वेरिंग डेटा साइज, वही चीज बताया थर्ड नंबर पे कि स्टैक मेमोरी वहां पर इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है जहां पर आपका डेटा जो है वो कम बढ़ सकता है या यूजेज आपके कंट्रोल में नहीं है, वो यूजेज बदल सकता है। ठीक हो गया। अब डायनामिक मेमोरी समझते हैं क्या होता है। डायनामिक मेमोरी इज एलोकेटेड आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग, गिविंग यू अ फुल कंट्रोल ओवर मेमोरी यूसेज। डायनामिक मेमोरी बनता ही तब है जैसे प्रोग्राम रन होता है उसके बाद, यानी उस वक्त वो मेमोरी में बनता है। ठीक है, इससे आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। फॉर एग्जांपल मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। अब देखिए डायनामिक मेमोरी विद मैलॉक। मैलॉक क्या होता है, बेसिकली आपके पास 4 फंक्शंस होते हैं, 4 से 5 मेजर फंक्शंस होते हैं जिसके मदद से आप एलोकेट करते हैं, कभी कभी री एलोकेट करते हैं, फिर उसको कभी फ्री करते हैं। इस तरीके से बहुत सा फंक्शंस होता है। ठीक है, तो उसमें से एक मैलॉक फंक्शन है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से एलोकेट करेंगे मेमोरी रन टाइम में। तो आप देखिए किस तरीके से आप एलोकेट करें, बहुत सिंपल। यहाँ पर हमने पॉइंटर लिया, ये पॉइंटर वेरिएबल है एज यू कैन सी। मैलॉक फंक्शन है, इसके अंदर 20 भेजा और यहाँ पर साइज ऑफ इंट भेज दिया। बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत सिंपल है। मैंने ये बोल दिया कि भाई 20 इंटीजर का जगह लो और साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट कितना होता है, 4 बाइट्स होता है, इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो 4 into 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 4 2 8 और 0 का 0, 80। तो यहाँ पर हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 80 साइज है इंटीजर के लिए, ये रन होते वक्त एलोकेट होगा। जब रन होगा उसी वक्त एलोकेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, डायनामिक एलोकेशन विद कॉलॉक। और अब यहाँ पर कॉलॉक भी है। कॉलॉक और मैलॉक से क्या क्या फर्क होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पर कॉलॉक में भी सेम चीज लिखा है एज यू कैन सी, बस हमने बीच में ये नहीं दिया, बट यहाँ पर भी सेम। ठीक है, बोथ एलोकेट्स 80 बाइट इतना। तो मैलॉक क्या करता है, एलोकेट मेमोरी बट डजंट इनिशियलाइज इट, यानी एलोकेट करता है लेकिन इनिशियलाइज नहीं करता। जबकि कॉलॉक एलोकेट करता है मेमोरी को और इनिशियलाइज करता है ऑल बाइट टू 0, यानी ऑल बाइट को स्टार्टिंग में 0 करता है, गार्बेज वैल्यू होता है, बाद में उसमें वैल्यू डाला जाता है। जबकि मैलॉक इनिशियलाइज नहीं करता, सिर्फ डिक्लेयर करता है, यानी वही फर्क है कि वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डायनामिक मेमोरी। बेनिफिट्स क्या होता है, एलोकेट ओनली व्हाट यू नीड, जितना आपको चाहिए उतना ही एलोकेट करो। कैन रीसाइज एज नीडेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप डायनामिक मेमोरी को रीसाइज भी कर सकते हैं रिलॉक से। रिलॉक एक फंक्शन आता है, उससे आप ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी को चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ पर एलोकेट कर दिया ना 20, आप नीचे जाके इसको 5 भी कर सकते हैं और ये रन टाइम में बदलेगा। मोर एफिशिएंट फॉर वेरिंग डेटा साइज, जैसे मैंने पहले कहा। अब स्टैक मेमोरी समझते हैं। स्टैक मेमोरी इज अ टाइप ऑफ डायनामिक मेमोरी रिजर्व फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन इनसाइड फंक्शन। अब स्टैक मेमोरी में स्पेशली जो स्टैक मेमोरी होता है, एक तो है कि हमारा वेरिएबल भी मेमोरी में जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल स्टैक का जो एरिया होता है ना, वो खास करके फंक्शन कॉल्स के लिए होता है। खास करके वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि रिवर्स फॉर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इनसाइड फंक्शन। यानी देखिए वेरिएबल का भी बहुत सारा टाइप होता है ना। एक होता है वेरिएबल का स्कोप, कि वेरिएबल कहाँ डिफाइंड है, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है और जब वो कॉल होता है ना तो वो वेरिएबल्स डायनामिकली बनते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए फंक्शन कॉल में ये हमारा एक वॉइड है फंक्शन 1 और अंदर एक लोकल वेरिएबल 10 है। लोकल वेरिएबल और स्टैक मेमोरी इज एलोकेटेड हियर। और यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन नंबर 2 हो गया इंट लोकल वेरिएबल 2 न्यू स्टैक फ्रेम। अब होगा ये ना कि जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कहीं ना कहीं से तो इसको कॉल किया जाएगा ना, जैसे ये कॉल होगा उस वक्त स्टैक में ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा तो ये वेरिएबल बनेगा। और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी इसका जो भी काम करना है वो कर देगा ना, ये इरेज हो जाएगा। अंदर का जो भी लोकल वेरिएबल है वो इरेज हो जाएगा स्टैक में, और फिर ये वाला उसी के ऊपर स्टैक में रन हो जाएगा और फिर सेम काम यहाँ पर भी होगा। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड स्टैक मेमोरी एलोकेटेड ऑफ फॉर इट्स वेरिएबल। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे ही ये कॉल्ड होगा स्टैक मेमोरी में इसका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा खुद से। व्हेन द फंक्शन रिटर्न, जैसे ही फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर देगा, यहाँ पर वॉइड रिटर्न कर रहा है लेकिन अगर कुछ रिटर्न करना है वो कर देगा, स्टैक मेमोरी फ्रीड, तो स्टैक मेमोरी इसको हटा देगा, इरेज कर देगा, यानी अपने आप को खाली कर देगा। फिर दूसरा फंक्शन है तो वो दूसरा को करेगा। और याद रखिए हर फंक्शन के लिए बार बार स्टैक में पूरा का पूरा वो मेमोरी का बनता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि 2 फंक्शन है तो एक बार बन गया उसके बाद नहीं, इस फंक्शन का अलग बनेगा, इस फंक्शन का अलग बनेगा, इसका
अलग इरेज होगा और इसका भी अलग इरेज होगा। तो क्या 20 फंक्शन बनाएंगे तो 20 बार बना के वो इरेज करेगा? हाँ, 20 बार बना के वो इरेज करेगा। स्टैक ओवरफ्लो, अब ये स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट भी है बहुत फेमस। स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर्स के लिए बहुत फेमस वेबसाइट है। एज यू कैन सी स्टैक ओवरफ्लो वर्ल्ड वाइड इसमें आपको डेवलपर्स कम्युनिटी में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो बताते हैं। वैसे वीडियो में ये बताने का मकसद नहीं था। हम लोग जो यहाँ स्टैक ओवरफ्लो के बारे में बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मेमोरी का स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, जैसे कि रिकर्जन दैट रिपीट्स इटसेल्फ टू मेनी टाइम मे टेक अप टू मच मेमोरी स्टैक कॉजिंग द स्टैक ओवरफ्लो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि आपने 10 फंक्शन को रन किया, मान लीजिए, याद रखिए मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि एक फंक्शन जब रिटर्न करता है तब जाके स्टैक मेमोरी फ्री होता है। ध्यान में रखना, एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, लोकल वेरिएबल बना, जब वो रिटर्न कर दिया तब जाके उसको फ्री किया जाता है। जब तक फंक्शन रिटर्न ना करे, यानी पहला फंक्शन रिटर्न ना करे, वो एग्जीक्यूट नहीं करता। यहाँ पर एग्जांपल है नहीं, यहाँ पर एग्जांपल नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये फंक्शन इसके अंदर है, जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा फंक्शन जब तक रिटर्न ना कर दे इस फंक्शन के बाहर वाला फंक्शन नहीं चलेगा, यानी स्टैक में नहीं आएगा जब तक ये फ्री ना हो। और रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो अगर रिकर्जन में आप इन्फिनिट लूप में चले जाते हैं यानी इन्फिनिट रिकर्जन में जाते हैं तब जाके स्टैक ओवरफ्लो होता है कि स्टैक बहुत ज्यादा हो गया, यानी बस स्टैक मेमोरी का भी तो एक साइज लिमिट है ना, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। आप ये सोच रहे होंगे अब तक कि यार प्रैक्टिकल में हम लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे, तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हुआ है यहाँ पर बेसिक, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ पर खुद से आपको लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी फाउंडेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आएगा। मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। अब मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन क्या क्या होता है? सी प्रोवाइड फंक्शन टू एलोकेट एंड डी एलोकेट डायनेमिक मेमोरी। एलोकेट करने के लिए भी फंक्शन है, डी एलोकेट। डी एलोकेट का मतलब मेमोरी को हटाना, फ्री करना। ऐसा तो नहीं है कि मेमोरी में सिर्फ डाल दो फ्री मत करो। आप बोलेंगे भाई नॉर्मल वेरिएबल तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो खुद से होता है, लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में एलोकेट भी आप करेंगे, फ्री भी आप करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो 4 फंक्शंस आपको मेजरली दिया जाता है सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू। सबसे पहला मैलॉक। मैलॉक का मतलब एलोकेट मेमोरी बट डजंट इनिशियलाइज। जैसे मैंने पहले बताया कि मेमोरी एलोकेट करो लेकिन उसका कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज मत करो। दूसरा होता है कॉलॉक। कॉलॉक क्या करता है? एलोकेट एंड इनिशियलाइज टू 0। अब जाहिर सी बात है कॉलॉक मेमोरी डिक्लेयर तो करेगा, इनिशियलाइज भी कर देगा, लेकिन इनिशियलाइज किससे करेगा? क्योंकि वो इनिशियलाइज का मतलब वैल्यू डालना, तो एक्चुअली में तो वो रन टाइम में वैल्यू जाएगा ना, तभी वो क्या वैल्यू डालेगा? तभी वो गार्बेज वैल्यू डाल देगा 0। ठीक है, बाद में जैसे ही आपका वैल्यू आएगा वो जीरोस को रिप्लेस कर देगा। तीसरा है फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन क्या होता है? रिलीज एलोकेटेड मेमोरी, यानी जो भी मेमोरी आपने एलोकेट किया है, कॉलॉक हो या मैलॉक की मदद से हो या रिलॉक की मदद से हो, वो उसको फ्री कर देता है, यानी डी एलोकेट कर देता है, आप ये बोल सकते हैं। और चौथा फंक्शन है री अलॉक। री अलॉक क्या होता है? रीसाइज एलोकेटेड मेमोरी, यानी मैलॉक की मदद से अगर कोई साइज आपने डिक्लेयर किया हुआ है तो आप उसको बदल सकते हैं रिलॉक की मदद से। इसी तरीके से कॉलॉक की मदद से अगर आपने कुछ इनिशियलाइज किया, कुछ साइज दिया हुआ है, तो रिलॉक की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। और मैलॉक, कॉलॉक और रिलॉक ये तीनों के मदद से ही आप मेमोरी में कुछ साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रिलॉक इस्तेमाल करने से पहले मैलॉक और कॉलॉक होना चाहिए, क्योंकि ये री एलोकेट करता है। ठीक है, पहले से अगर आपने मेमोरी में जगह बताया हुआ है तब जाके ये काम करेगा, अदरवाइज आप इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। और ये तीनों को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप कर रहे हैं, फ्री एंड में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका मेमोरी डी एलोकेट भी हो जाए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रैक्टिकल तो कुछ खास है नहीं। हाँ, यहाँ एंड में प्रैक्टिकल है, यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए एलोकेट मेमोरी फॉर योर इंटीजर। कैसे एलोकेट करते हैं? इंटीजर है, पॉइंटर वेरिएबल लिया, मैलॉक लिया और साइज ऑफ इंट दे दिया, इतना ही सिंपल है। कॉलॉक से कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 दे दिया तो 10 कॉलॉक बन गया, और इस तरीके से एंड में फ्री करना जरूरी है, हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है। ऑलवेज फ्री मेमोरी व्हेन यू आर डन विद इट टू अवॉइड मेमोरी लीक। मेमोरी लीक से बचने के लिए। ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ साइज ऑफ विद पॉइंटर। पॉइंटर और साइज ऑफ प्रॉपर यूज कैसे करेंगे? आई एम सॉरी फॉर दिस, ये पता नहीं लेफ्ट साइड में क्यों घसक गया। व्हेन वर्किंग विद पॉइंटर एंड डायनेमिक मेमोरी इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज साइज ऑफ करेक्टली। यानी जब आप पॉइंटर्स और डायनेमिक मेमोरी के साथ काम करते हैं ना, तो साइज ऑफ इस्तेमाल करना जरूरी है और सही से इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो साइज एलोकेट करे वो साइज ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। वहां गड़बड़ किया तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट की जगह फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एलोकेट मेमोरी ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर का जब आप मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पॉइंटर लिया और इंटीजर दिया, और यहाँ पर एलोकेट मेमोरी ऑफ एरे, यानी एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो इस तरीके से करें। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार कब 10 लिखना है, कब 10 नहीं लिखना है? इंटीजर है तो क्या करेंगे, कैरेक्टर है तो क्या करेंगे? टेंशन मत लेना, नेक्स्ट पार्ट में यही सब हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में थ्योरी नहीं रहेगा, थ्योरी ऑलरेडी हम लोग समझ जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, यूजिंग साइज ऑफ और पॉइंटर इंस्टेड ऑफ दिस, यानी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अंदर आप पॉइंटर वेरिएबल नहीं भेजेंगे, इसके आप नॉर्मल ऐसा भेजेंगे। ठीक है, इंश्योर यू आर एलोकेटिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर द डेटा टाइप। कॉमन मिस्टेक क्या होता है? आप देखिए, दिस मींस दैट द पॉइंटर इटसेल्फ यूजुअली 8 बाइट। अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर साइज लिखा और यहाँ पर पॉइंटर भेज दिया, यानी साइज ऑफ के अंदर आपने पॉइंटर भेजा। भाई साइज ऑफ के अंदर पॉइंटर ने भेजना है, डेटा टाइप भेजना है, क्योंकि पॉइंटर का अपना साइज 8 बाइट्स लगभग होता है, लेकिन हमें तो पॉइंटर का साइज नहीं चाहिए ना, हमें डेटा टाइप का साइज चाहिए, इसलिए हमें डेटा टाइप भेजना है। और यहाँ पर आप देखिए क्या, यूजुअली 4 जो कि करेक्ट है, इंट एक डेटा टाइप है। ठीक है, ऑलवेज यूज साइज ऑफ पॉइंटर व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी फॉर अ पॉइंटर टू अ डेटा टाइप। ठीक है, ध्यान रखना, ये आगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। एग्जांपल, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लेट्स इंप्रूव द स्टूडेंट एरे एग्जांपल विद डायनामिक मेमोरी। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको भी थियोरेटिकली समझा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो एक अच्छा रहेगा ना कि पूरा ये थियोरेटिकल आप अंडरस्टैंडिंग
लर्निंग ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करना जरूरी है, std.lib यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इस्तेमाल करना जरूरी है आपको ये फंक्शंस malloc कॉलॉक वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर बनाया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट के एंटर द नंबर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद स्कैनफ की मदद से हमने यहाँ पर ले लिया, तो मान लीजिए यूजर कुछ भी XYZ नंबर डाल देता है और वो हमें कहाँ मिल जाता है, नम स्टूडेंट के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी को। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट बनाया, ये स्टूडेंट क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद हमने कॉलॉक का इस्तेमाल किया और कॉलॉक करके किस वेरिएबल में डालना है, इस वेरिएबल में डालना है, तो ये वेरिएबल डाल दिया, यानी ये वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। मान लीजिए यूजर ने 2 डाला, तो इस वेरिएबल में 2 होल्ड हो रहा है, तो हमने क्या किया, 2 इंटू साइज ऑफ इंट। तो साइज ऑफ इंट कितना होता है, 4। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 4 8, 3 है तो 3 4 12, और इस तरह से 4 है तो 4 4 16, और 4 5 इस तरीके से सो ऑन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मेमोरी आपने एलोकेट किया है। बेसिकली किसमें एलोकेट किया, यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। नाउ फिल विद द स्टूडेंट डेटा। अब आप स्टूडेंट डेटा से इसको फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करेंगे आप देखिए, क्योंकि याद रखिए ये डेटा आपका मेन है, इसी के ऊपर सब काम चल रहा है, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, फॉर लूप चलाया i लेस देन स्टूडेंट ऑफ नंबर, यानी ये नंबर स्टूडेंट कितना था। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने 2 एग्जांपल लेके चला ना, कि अगर यहाँ पर 2 है तो साइज ऑफ इंट 4 होगा, 4 2 6 इस तरीके से, 4 2 8 इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 स्टूडेंट है तो यहाँ पर लूप कब तक चलेगा, 5 बार चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप डेटा को फिल कर सकते हैं, यानी लूप चला दिया आपने तो आप उसको फिल करेंगे, देन एंड में आप फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली आपको यहाँ समझना, आपको ये नहीं समझना कि यार अभी अंदर में लूप का कुछ लिखे नहीं है और वो, क्योंकि प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में आएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअली आपको ये समझना है कि ये एक मेन वेरिएबल है हमारा, इसी का साइज को हम लोग एलोकेट कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं आप देख सकते हैं, कॉलॉक के साथ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर सिंटेक्स समझना जरूरी है थियोरेटिकल, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे। दिस अप्रोच एलोकेट एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड अवॉइडिंग वेस्टेज। आप ये सोचोगे यार एग्जैक्ट अमाउंट कैसे करके मिलेगा यहाँ पर वेस्टेज, तो देखिए लूप इसीलिए लगाया ना, एग्जैक्ट अमाउंट कैसे मिलेगा, ठीक है, ताकि यूजर अगर 3 4 5 6 10 15 जितना भी डाले, फॉर लूप की मदद से हमें वो पूरा मिल जाए और फॉर लूप के अंदर हम उसको फिल कर दे। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि यूजर ने यहाँ पर डाला 25 तो हमने यहाँ पर पहले एलोकेट कर दिया 25 इंटू 4। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे आए, क्योंकि 25 डाला हुआ यूजर ने, हमने 25 साइज सेट कर दिया, अब जाके 25 को फिल करेंगे लूप के अंदर। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना भाई, वहीं पर प्रैक्टिकल होगा डिटेल में।